इंडिया के बॉन्ड मार्केट में कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो इसे काफी अंडर पावर्ड रखते हैं। सिचुएशन काफी खराब है। पब्लिकली डेट इशू करना बहुत क्लमजी और महंगा होता है। इनका इन्वेस्टर बेस बहुत छोटा होता है और ज्यादातर बायर्स या तो इन्हें खरीदने के लिए फोर्स्ड होते हैं, नहीं तो इन्हें गवर्नमेंट पेपर्स खरीदने के लिए पुश किया जाता है। और जैसे ही कोई बॉन्ड खरीदता भी है तो इसे बेचने के लिए कोई मार्केट नहीं है, मतलब इसकी लिक्विडिटी बहुत कम होती है। इस पूरे प्रोसेस के हर पार्ट में कोई ना कोई चैलेंज है। ये प्रॉब्लम सारे एक साथ सॉल्व नहीं किए जा सकते, इन्हें बस एक एक करके हैंडल किया जा सकता है। पिछले हफ्ते आरबीआई ने इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के कई सालों में सबसे सिग्निफिकेंट कोशिश की। इसने क्रेडिट डेरिवेटिव्स के रूल्स में बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए और नए इंस्ट्रूमेंट्स भी परमिट किए ताकि बॉन्ड्स में इन्वेस्टर इंटरेस्ट बढ़ सके। आरबीआई फरवरी में इनके लिए कमेंट्स एक्सेप्ट करेगी, जिसके बाद फाइनल चेंजेस अनाउंस किए जाएंगे। इसके साथ आरबीआई ने फॉरेन कैपिटल को भी वेलकम करने के लिए कुछ चेंजेस किए हैं। ये चेंजेस हमारे मार्केट्स को कितना इंप्रूव कर सकते हैं? क्या इसके बाद भी ऐसे प्रॉब्लम्स रह जाएंगे जो सॉल्व नहीं किए गए हैं? आज के वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सबसे पहले हम क्रेडिट इंडाइसेस, नए डेरिवेटिव्स और टोटल रिटर्न स्वैप्स के बारे में समझेंगे। फिर हम फॉरेन कैपिटल के लिए किए गए चेंजेस समझेंगे। एंड में हम ये देखेंगे कि ये चेंजेस क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट इंडाइसेस के बारे में समझते हैं। आरबीआई क्रेडिट डेरिवेटिव्स में इंडाइसेस इंट्रोड्यूस करना चाहता है। देखो, निफ्टी 50 मेजर कंपनीज के शेयर्स को एक बास्केट में बंडल करता है। एक क्रेडिट इंडेक्स कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और इवन अनरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स को एक ही बास्केट में बंडल कर देगा। ये बास्केट इन्वेस्टर्स को किसी एक एंटिटी के डेट से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट बेट लेने दे सकता है। ये किसी एक क्रेडिट ग्रेड या एक पूरे सेक्टर का डेट कैप्चर कर सकता है। एक इंडेक्स ऐसा भी हो सकता है जो इंडिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के डेट को ट्रैक करता है, या एक ऐसा इंडेक्स जो AA रेटेड फर्म्स के बोरोइंग्स ट्रैक करता है। बेसिकली एक इंडेक्स बॉन्ड्स के फ्रैगमेंटेड इकोसिस्टम को जोड़ सकता है और इंडेक्स के साथ इसका एक इंस्ट्रूमेंट भी बनाया जा सकता है। आरबीआई 2 एडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स प्रपोज करता है, क्रेडिट इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स लिंक्ड क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स या CDS। दोनों एक्सचेंज ट्रेडेड होंगे और दोनों के गारंटीड सेटलमेंट्स होंगे। मतलब किसी प्राइवेट ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट की तरह इन्वेस्टर्स को इस बात की चिंता नहीं होगी कि डील की दूसरी पार्टी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। क्रेडिट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज इस बात पर बेट करते हैं कि किसी का क्रेडिट रिस्क कल कैसा हो सकता है। तो एक ऐसा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो पूरे इंडेक्स पे फैला हो, वो इकोनॉमी के एक पूरे सेक्शन पे बेट लेता है। अगर किसी इन्वेस्टर को लगता है कि एक रिसेशन स्केयर आने वाला है और चीप क्रेडिट मिलना मुश्किल हो सकता है, तो एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट उससे इंडेक्स के गिरने पे बेट लेने दे सकता है। वहीं CDS एक इंश्योरेंस जैसे काम करता है। अगर किसी ने कोई लोन दिया है तो एक प्रीमियम के बदले वो इसके डिफॉल्ट होने का रिस्क किसी और को दे सकता है। अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो लेंडर को फिर भी पैसे मिल जाते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया में 2013 से थे, लेकिन ये बस इंडिविजुअल बॉन्ड्स को कवर करते थे। नेचुरली बॉन्ड स्पेसिफिक इंश्योरेंस के लिए डिमांड बहुत कम थी, खास करके क्योंकि ज्यादातर बॉन्ड्स की AA या हायर रेटिंग्स होती थी, तो इनमें डिफॉल्ट का रिस्क ऐसे ही कम होता था। लेकिन एक इंडेक्सफाइड CDS के साथ इन्वेस्टर्स इकोनॉमी के एक पूरे सेक्शन के डिफॉल्ट रिस्क के अगेंस्ट इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। ये एक ज्यादा इंटरेस्टिंग बेट होता है। इंडाइसेस पे डेरिवेटिव्स इंट्रोड्यूस करके आरबीआई पहले से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हेजिंग के फॉर्म्स के लिए एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। एक ऐसे बैंक के बारे में सोचो जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग में बहुत ज्यादा एक्सपोजर है। ये एक ब्रॉड लेवल पे अपने रिस्क को कंट्रोल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेडिट पे एक पोजीशन ले सकता है। जरा सोचो, सिर्फ एक इश्यूअर के बॉन्ड को बहुत कम काउंटर पार्टीज मिलते हैं। एक इंडेक्स बॉन्ड मार्केट के बहुत सारे टुकड़ों को जोड़ के एक मार्केट में बदल सकता है। यहाँ पोटेंशियल ट्रेडिंग पार्टनर्स के नंबर्स काफी बढ़ सकते हैं। अगर ये चेंजेस इंप्लीमेंट होते हैं तो एक क्रेडिट स्ट्रेस का एक लाइव प्राइस सिग्नल भी बन जाएगा। प्राइस में हर शिफ्ट ये इंफॉर्मेशन कैरी करेगा कि पूरा मार्केट क्रेडिट रिस्क को कैसे देखता है, कंडीशंस कैसे शिफ्ट हो रहे हैं और कहाँ स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है। ये सिर्फ लेंडर्स, बोरोवर्स, इन्वेस्टर्स ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन हो सकता है। इन इंडेक्स बेस्ड प्रोडक्ट्स के अलावा आरबीआई टोटल रिटर्न स्वैप्स या TRS भी इंट्रोड्यूस कर रहा है। जहां CDS डिफॉल्ट इंश्योरेंस है, TRS सिर्फ रिस्क मिटिगेशन के बारे में नहीं है। ये तब काम नहीं करता जब कोई प्रॉब्लम होती है, बल्कि ये एक पार्टी को अपना किसी बॉन्ड से एक्सपोजर ट्रेड अवे करने देता है। इसका प्राइस मूवमेंट, इसके कूपन पेमेंट, सब कुछ। एक ऐसे बैंक के बारे में सोचो जिसके पास एक 5 ईयर कॉर्पोरेट बॉन्ड है जो एनुअली 8% पे करता है। बैंक को प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए।
ये नहीं चाहता कि बॉन्ड मार्केट में चेंजेस के कारण इसके बैलेंस शीट पे कोई इंपैक्ट हो, तो ये एक काउंटर पार्टी के साथ एक टीआरएस एंटर कर सकता है। काउंटर पार्टी एक इन्वेस्टमेंट फंड हो सकता है जो कॉर्पोरेट डेट में अपना एक्सपोजर बढ़ाना चाहता हो। बैंक बॉन्ड से जनरेट होने वाला सब कुछ फंड को पास ऑन करने के लिए रेडी होगा, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट्स या कोई भी प्राइस अप्रिसिएशन। इसके बदले बेंचमार्क रेट के बेसिस पे फंड बैंक को रेगुलरली पे करेगा। टेक्निकली बैंक ये बॉन्ड ओन करता है, लेकिन इकोनॉमिकली इसे हैंड ऑफ कर दिया गया है। साथ ही साथ फंड्स को बॉन्ड के रिटर्न्स मिलते हैं बिना इसे खरीदे। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्वैप्स कैसे काम करते हैं, इसे कस्टमाइज किया जा सकता है। इन्वेस्टर बॉन्ड के ओरिजिनल टर्म्स से बंधा हुआ नहीं रहता। इन्वेस्टर चाहे तो वो किसी बॉन्ड के रिटर्न्स बस 6 महीनों के लिए ले सकता है, या वो अपना एक्सपोजर 1/5 तक कम कर सकते हैं। चाहे तो बहुत सारे बॉन्ड्स को एक डाइवर्सिफाइड पैकेज में कंबाइन भी कर सकते हैं, या इवन पेमेंट्स की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की जा सकती है। जब तक कोई अंडरलाइंग बॉन्ड को ओन करने के लिए रेडी है और इसके अराउंड इंटरेस्टिंग कॉन्फ़िगरेशंस बनाने के लिए तैयार है, मार्केट के डिमांड के हिसाब से कुछ भी बनाया जा सकता है। इंडिया के कॉर्पोरेट डेट मार्केट में मार्केट मेकर्स की कमी है। बॉन्ड्स का होलसेलर होना एक अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं है। कम लिक्विडिटी वाले मार्केट में ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट स्टॉकपाइल करना जो कोई चाहता ही नहीं, ये एक अच्छा आइडिया नहीं होता। लेकिन अगर कोई इनका एक्सपोजर अपने बुक से हटा सकता है और इन्हें एक ऐसे कस्टम प्रोडक्ट में बदलता है जो लोग चाहते हो, तो ये बॉन्ड्स किसी के बुक्स में फंसे नहीं रहते। तो मार्केट मेकर बनना अब एक अच्छा आइडिया हो सकता है। भले ही पूरे बॉन्ड्स खरीदने या बेचने के लिए हमेशा मार्केट्स ना हो, कस्टम कॉम्बिनेशंस के लिए डिमांड ऑलमोस्ट हमेशा रहेगी। टीआरएस इंडिविजुअल्स को ऑफर नहीं किया जा सकता, लेकिन बाकी सब जैसे कंपनीज, बैंक्स, इंश्योरर्स, म्यूचुअल फंड्स के लिए पर्पस में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन को कोई हेज जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं होती। ये किसी भी कारण से एक टीआरएस एंटर कर सकते हैं। आरबीआई के पैकेज के ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ओपन नहीं है। जैसे कोई डोमेस्टिक इन्वेस्टर किसी भी कारण से टीआरएस खरीद सकता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स इसे बस एग्जिस्टिंग पोजीशन से हेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन आरबीआई ने अपने सबसे रीसेंट एमपीसी मीटिंग में कुछ मूव सिग्नल किए हैं जो काफी फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स पे इस बात के बहुत रेस्ट्रिक्शंस थे कि कितना इंडियन डेट जमा कर सकते हैं। जैसे ये ऐसे बॉन्ड्स नहीं खरीद सकते थे जो बहुत जल्दी मैच्योर होने वाले हो, वो किसी एक ही इशू पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते थे, एटसेट्रा। 2019 में आरबीआई ने एक बार्गेन ऑफर किया जो था वॉलंटरी रिटेंशन रूट या वीआरआर। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में अपने पैसे 3 साल के लिए लॉक कर देते हैं तो ये रेस्ट्रिक्शंस हट जाते हैं। लेकिन वीआरआर का एक हार्ड कैप था। इस रूट से टोटल 2.5 लाख करोड़ रुपीस इंडिया आ सकते थे। उसमें से भी बस 35,000 करोड़ रुपीस कॉर्पोरेट डेट में जा सकते थे। आरबीआई ने इन लिमिट्स के लिए ऑक्शंस भी किए जिसमें इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के राइट्स के लिए बिड्स करने पड़ते थे। अर्ली 2026 तक लिमिट का 80% से ज्यादा यूज हो गया था। तो ये रूट इफेक्टिवली फुल था। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते थे, उनके पास ऐसा करने का कोई तरीका ही नहीं था। लेकिन अपनी सबसे लेटेस्ट मीटिंग में आरबीआई ने इस प्रोग्राम से कैप हटाने का डिसीजन लिया। वीआरआर अब एक फ्लेक्सिबिलिटी अपग्रेड है। अगर इंडिया में 3 साल के ज्यादा के लिए इन्वेस्ट किया जाता है तो ज्यादातर रेस्ट्रिक्शंस हट जाएंगे। एक्सेस के लिए अब कोई कोटाज या ऑप्शंस नहीं होंगे। और भी चीजों पे काम चल रहा है, जैसे शायद ऑथराइज्ड डीलर्स को अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग्स में फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा। इन एंटिटीज के पास फॉरेन एक्सचेंज में डील करने का लाइसेंस होता है। डिटेल्स अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। अगर आप एक फॉरेन इन्वेस्टर हो और आप इंडियन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी के कारण रिटर्न्स का वाइप आउट हो जाना एक बहुत बड़ा डर होता है। ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ऑथराइज्ड डीलर्स शायद अब इस रिस्क के अगेंस्ट बेटर इंश्योरेंस दे सकते हैं। इंडिया के बॉन्ड मार्केट में कुछ इंटरलॉकिंग प्रॉब्लम्स थे। पब्लिकली डेट इशू करना मुश्किल था। वैसे भी इसके लिए काफी बायर्स नहीं थे, और अगर कोई डेट खरीदता था तो इसे बेचने के लिए कोई मार्केट नहीं था। ऐसे फाउंडेशन के साथ एक एक्टिव बॉन्ड मार्केट बनाना एक चक्रव्यूह भेद करने जैसा लगता है। इन रिफॉर्म्स का पैकेज बॉन्ड्स के चेन के लास्ट लिंक पे काम करता है, मतलब सीधा मार्केट्स पे। हमारे हिसाब से इंडेक्स का सबसे बड़ा फायदा लिक्विडिटी कंसोलिडेशन से होगा। अगर पार्टिसिपेंट्स पहले एक एक बॉन्ड का यूज करके अपना एक्सपोजर हेज कर रहे थे, तो अब वो एक कॉमन मार्केट में एंटर कर सकते हैं। पोटेंशियल काउंटर पार्टीज का पूल अब बढ़ सकता है, और अगर टीआरएस अच्छे से काम करता है तो ये मार्केट मेकर्स को इन्वेंट्री होल्ड करने का एक अच्छा कारण भी दे सकता है। लेकिन साथ ही साथ एक ऐसे देश में जो डेफिसिट पे चलता है, गवर्नमेंट का डेट का एपेटाइट इतना बड़ा हो सकता है कि वो हमारी इकोनॉमी से जनरेट होने वाले सारे सेविंग्स कंज्यूम कर सकता है। हमें बाहर से कैपिटल की जरूरत है। वीआरआर के हार्ड कैप का हटना फॉरेन कैपिटल के इंडिया आने का रास्ता क्लियर कर सकता है।
लेकिन ये भी एक नोटिस करने वाली बात है कि ये सब बहुत कंटिंजेंट है। सिर्फ रेगुलेशन से एक फंक्शनिंग मार्केट नहीं बन सकता, भले ही इनका गोल कितना भी अच्छा हो। मार्केट का असली टेस्ट ये है कि इसमें कोई ट्रेड करना चाहता है या नहीं। इसे अचीव करने के लिए डिजाइन और एग्जीक्यूशन दोनों को सही तरीके से हैंडल करना होगा। ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं जो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो रियल वर्ल्ड में काम नहीं करते। जैसे जब इंडिया ने 2013 में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स इंट्रोड्यूस किया तो इसके लिए कोई टेकर्स ही नहीं थे। मार्केट्स इतने अट्रैक्टिव नहीं थे कि इन्हें कोई यूज करे। इस टाइम भी ऐसा कुछ हो सकता है जो ये रिफॉर्म्स मिस कर रहे हैं। जैसे कोई फ्रिक्शन या मिस अलाइनमेंट जो तभी समझ में आता है जब इन रिफॉर्म्स को रियलिटी में अप्लाई किया जाता है। या रिस्क काफी ऑब्वियस भी हो सकते हैं। इन नए इंडाइसेस को अच्छे से डिजाइन करना होगा और इन्हें स्ट्रांग भी होना होगा। सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्मूथली काम करना होगा। मार्केट के लिए रेगुलेटरी कंडीशन शायद परफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन सही ना हो तो इसका कोई मतलब ही नहीं होगा। फाइनली इंडिया के बॉन्ड मार्केट में कुछ ऐसे इश्यूज भी हैं जिन्हें ये रिफॉर्म्स टच भी नहीं करते। ये अभी भी पब्लिकली डेट इशू करना इजी नहीं बनाते। ये अभी भी इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड्स पे AA रेटिंग से कम के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट ना करने का रिस्ट्रिक्शन भी नहीं हटाते। ये वो स्टेट डेट भी कम नहीं करते जो कॉर्पोरेट बोरोअर्स के लिए मार्केट में जगह नहीं छोड़ता। ये रिफॉर्म्स एक लंबे कैंपेन का बस पहला मूव है। आपको क्या लगता है, इंडिया के बॉन्ड मार्केट्स को और कौन से चेंजेस की जरूरत है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक से वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।